जयपुर शहर में रहने वाला राहुल रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता था और उसकी पत्नी कविता लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। उनकी एक बेटी थी सोनिया, जिससे उनकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन फिर भी दोनों खुश थे। रेलवे स्टेशन से घर लौटते वक्त रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती थी, जहां से दुकानदार कुछ सड़ी गली सब्जियां फेंक देते थे, जिन्हें छांटकर राहुल कुछ सब्जियां घर ले आता था। ले कविता, आज ये बैंगन मिले हैं, यही बना लेना। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं इन्हें चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। दोनों आज बैंगन और रोटी खाकर ही सो जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज कविता अपनी मालकिन के घर खाना बनाने लगती है, लेकिन वो सारा फ्रिज खंगालती है तो वहाँ कोई भी सब्जी नहीं बची होती। अरे ये क्या, आज तो कोई भी सब्जी नहीं है घर में, ऐसे में बनाऊं क्या? वो इस बारे में मालकिन से बात करती है। मालकिन, आज तो घर में कुछ सब्जी नहीं है, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे मैं कल सब्जी लाना भूल गई और इस वक्त तो बारिश भी तेज हो रही है। फ्रिज में अंडे रखे हुए हैं, कुछ देख उन्हीं को बना दे, लेकिन हाँ, साथ में पराठे मत बनाना, 2 दिन से पराठे खाकर मन भर गया है। बस फिर क्या था, कविता रसोई में गई और उसने फ्रिज से अंडे निकाले। तभी उसकी नज़र सामने रखे पिज्ज़ा बेस पर गई। कुछ देर बाद उसने पिज्ज़ा का बेस उठाया और उस पर ऑमलेट बनाकर डाल दिया और इस तरह ऑमलेट पिज्ज़ा बनकर तैयार हो गया। अरे रीना, मुझे बहुत देर हो रही है, ऐसा करो मेरा नाश्ता पैक कर दो, मैं ऑफिस जाकर ही खा लूंगा। कविता ने मालिक के कहने पर उनका ब्रेकफास्ट पैक कर दिया और वो कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद बारिश थम गई तो कविता भी घर चली गई और रीना अपनी बेटी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। अरे वाह, क्या कमाल का ऑमलेट पिज्जा बनाया है कविता ने। हाँ मम्मी, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया। फिर अगले दिन जब कविता काम पर आई, अरे कविता, कल तो तुम्हारा बनाया हुआ ऑमलेट पिज्ज़ा कमाल कर गया। मतलब मुझे और मेरी बेटी को तो पसंद आया ही, साथ ही तेरे मालिक के ऑफिस के दोस्तों को भी उसकी खुशबू ने अपनी तरफ खींच लिया और वो सब अब वही खाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेरे मालिक ने आज फिर से ऑमलेट पिज्ज़ा की डिमांड की है। कविता अंदर रसोई में जाकर फिर से ऑमलेट पिज्ज़ा की तैयारी करने लगती है। इसके बाद वो मालिक को ऑमलेट पिज्ज़ा बनाकर दे देती है। साथ ही उस रोज़ रीना और उसकी बेटी भी 2-2 ऑमलेट पिज्ज़ा खाते हैं। अब आखिर में 3 ऑमलेट पिज्ज़ा बच जाते हैं। काम खत्म करके कविता घर जाने लगती है। तब रीना उससे कहती है, अरे कविता, ये 3 ऑमलेट पिज्ज़ा तू भी घर ले जा, तेरी बेटी भी चख लेगी। कविता वो ऑमलेट पिज्ज़ा लेकर घर आ जाती है और उस शाम वो सब खाते हैं। कविता की बेटी और पति भी जब वो पिज्ज़ा ऑमलेट खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। एक रोज सोनिया बड़ी क्लास में जा रही है और घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने से पैसों का कुछ नहीं होगा, हमें अब कमाई बढ़ानी होगी। आप ठीक कहते हैं जी, मुझे कल मालकिन के पास काम करते हुए 4 साल हो जाएंगे। मैं कल ही उनसे तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगी। फिर अगले दिन वो इस बारे में अपनी मालकिन से जाकर बात करती है। अरे ऐसे कैसे बढ़ा दूं तनख्वाह कविता, मुफ्त के पैसे थोड़ी ना आ रहे हैं, और हम 3 जन का खाना तो बनाती है तू, उसमें से भी कभी बच जाए तो तू ले जाती है। और मैंने अपनी सहेलियों से भी पता किया है, वो सब इतने ही पैसे देती हैं, इसीलिए मैं भी और पैसे नहीं दूंगी। तेरे काम के 4000 ही बहुत हैं। अगर तुम्हें तनख्वाह कम लगती है तो तुम काम छोड़कर चली जाओ। नहीं नहीं मालकिन, मैं अभी काम नहीं छोड़ूंगी। मायूस होकर कविता घर आ जाती है। वो काम इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि न जाने उसके बाद उसे नया काम मिलने में कितना समय लगेगा। कविता घर आकर खाना बनाने लगी। ऐसे ही शाम हो गई और बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। कविता बार बार दरवाजे पर जाकर राहुल की राह देखती है। माँ बाबा अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? वही तो नहीं पता सोनिया, मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी राहुल का दोस्त और उसका साथी उसे सहारा देकर घर लाते हैं। भाभी जी, बारिश में घर आ रहा था और इनका पैर गड्ढे में फंस गया। इस कारण इनके पैर में फ्रैक्चर आ गया और अब डॉक्टर ने इन्हें 1 महीने तक बिस्तर पर लेटने के लिए कहा है। हे प्रभु, पहले ही हम गरीबों पर मुसीबतें कम थीं जो और डाल दी, अब हम क्या करेंगे? 1 महीने की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुमने अपनी मालकिन से पैसे बढ़ाने की बात की? हाँ राहुल, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। खैर, अब मैं खाना बना देती हूँ। फिर कविता सबके लिए खिचड़ी बनाती है, जिसे खाकर वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो देखती है कि मालकिन का दरवाजा कोई और नौकरानी खोलती है। वहां मौजूद औरत ने साफ बताया कि वो अब इसी घर में काम करती है। पहले जो काम वाली थी वो अब यहाँ नहीं आती, मालकिन ने ही उसे काम पर रखा है। तभी रीना बाहर आती है। क्या बात है कविता, तुम्हें समझ नहीं आता? अब से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पैसे बढ़ाने की बात कर रही थी, ये देखो
मेरी फ्रेंड ने तुमसे भी आधी तनख्वाह में लड़की दी है। ये सिर्फ 2000 में यहाँ काम करने के लिए तैयार है। ये लो अपना हिसाब, और अब से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मालकिन, कहा ना आप जाओ यहाँ से। कविता वहाँ से चली जाती है और अब वो काफी परेशान हो जाती है और घर आकर ये बात राहुल को बताती है। अब चिंता मत करिए, कुछ न कुछ उपाय निकल आएगा। अच्छा सोनिया बेटी, तुम अपने बाबा का ख्याल रखना, मैं तब तक मंडी से कुछ सब्जियां बिनकर ले आती हूँ। अब वो बाजार चली जाती है और कुछ देर बाद मंडी से छांटकर कुछ सब्जियां इकट्ठी कर लेती है। फिर घर लौटते वक्त कविता की नज़र सड़क किनारे लगे तरह तरह के ठेलों पर जाती है, जिसमें कई तरह का खाने का सामान बिक रहा था और लोगों की उनके पास अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। आजकल लोगों को ये ठेलों का खाना कितना पसंद आता है। क्यों ना मैं भी अपना ऐसा ही कोई ठेला खोल लूं, लेकिन आखिर क्या बनाकर बेचूं? यही सोचते सोचते वो घर आ जाती है। तभी उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, आज वही ऑमलेट पिज्ज़ा खाने का मन हो रहा है जो तुमने उस दिन बनाया था। ऑमलेट पिज्ज़ा? हाँ, क्यों ना मैं वही बनाकर बेच दूं। अरे क्या हुआ कविता, किस सोच में पड़ गई? फिर कविता उसे सारी बात बताती है। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी ऑमलेट पिज्जा तुम कमाल का बनाती हो। और कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, मैं उनसे जरूरत का सामान ले आऊंगी और कल से ये काम शुरू कर दूंगी। क्या पता चल जाए सोनिया बेटी। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। उसने पड़ोस के अंकल से उनका पुराना खड़ा ठेला खरीदा और फिर उसमें जरूरत का सामान लेकर ऑमलेट पिज्जा बनाकर बेचने लगी। ऑमलेट पिज्जा, ये नाम तो पहली बार सुना है। खा कर देखते हैं। कितने का बहन जी? सिर्फ 10 रुपए का। अच्छा, फिर तो एक बना दीजिए। अब इसके बाद एक और भी ग्राहक उसके पास आने लगे और पहले दिन ही उसकी अच्छी कमाई होने लगी। पूरी 700 रुपए की कमाई हुई है। अब धीरे धीरे कविता के पास और भी ग्राहक आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनके पास हर दिन के साथ ग्राहक बढ़ने लगते हैं और 20 दिन बाद ही वो 700 से 1200 रुपए कमाई एक दिन में करने लगी। कुछ ही दिनों में वो फेमस ऑमलेट पिज्जा वाली के नाम से जानी जाने लगी। हरे भरे पहाड़ों से घिरे और बादलों से ढके आसमान के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में कच्चे रास्ते थे, मिट्टी के घर थे और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। इसी गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन सच्चे दिल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माधव की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। माधव की माँ अक्सर बीमार रहती थी, शरीर कमजोर था, आंखों में थकान साफ दिखाई देती थी। फिर भी वो अपने बेटे के लिए हर दिन मेहनत करती थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता। खाली बर्तन, बुझा हुआ चूल्हा और भूख से भरी रातें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। माधव अपनी माँ को यूं कमजोर देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता था, लेकिन चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आने देता था। एक दिन माधव ने तय किया कि वो जंगल जाकर लकड़ियाँ काटेगा और उन्हें बेचकर कुछ अनाज लाएगा। सुबह सुबह वो अपनी माँ को आराम करने के लिए कहकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे हरियाली दिख रही थी, पेड़ों से आती ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ें थीं, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी माँ के लिए खाना। जंगल के अंदर चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुँचा। अचानक उसकी नज़र पेड़ की जड़ों के पास पड़ी, जहाँ हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो पास गया तो उसने देखा कि मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना लेकिन चमकदार घड़ा रखा हुआ है। जैसे ही माधव ने उस घड़े को छुआ, जंगल में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंज उठी। घड़े ने खुद को जादुई बताया और कहा कि वो ज़रूरत का खाना दे सकता है, लेकिन एक शर्त है, कभी भी लालच नहीं करना। माधव डर गया, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं था। उसने वादा किया कि वो हमेशा संतोष रखेगा। माधव उस घड़े को बड़ी सावधानी से उठाकर घर ले आया। उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब माधव ने घड़े से थोड़ा सा खाना मांगा तो घड़े से गरम गरम भोजन निकल आया। उस दिन माँ और बेटे ने लंबे समय बाद भर पेट खाना खाया।
उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में सुकून। इसके बाद माधव ने कभी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। वो रोज़ जितना चाहिए उतना ही खाना घड़े से लेता और बचा हुआ खाना गांव के भूखे लोगों में बांट देता। धीरे धीरे पूरे गांव में माधव की अच्छाई और उसके जादुई घड़े की चर्चा होने लगी। लेकिन गांव में एक जमींदार भी रहता था जिसका दिल लालच से भरा हुआ था। जब उसे इस जादुई घड़े के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर ये घड़ा उसके पास आ जाए तो वो सबसे अमीर बन जाएगा। उसने माधव को बुलाया और उसकी माँ को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी। माँ की जान बचाने के लिए माधव ने भारी मन से घड़ा जमींदार को सौंप दिया। जमींदार ने घड़े से बहुत सारा खाना मांगा। घड़ा देता गया, लेकिन जमींदार का लालच बढ़ता ही गया। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार जब लालच अपनी हद पार कर गया तो घड़े ने चेतावनी दी और जमींदार को अपने अंदर खींच लिया। पल भर में घड़ा भी हमेशा के लिए गायब हो गया। माधव और उसकी माँ फिर से गरीब हो गए, लेकिन इस बार उनके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि जादू से ज़्यादा ताकतवर नेकी, मेहनत और संतोष होते हैं। माधव ने मेहनत करना जारी रखा और सादगी से भरी जिंदगी जीने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी।